हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 दैट इज एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। इसी वीडियो में आपको पूरा चैप्टर मिल रहा होगा, सो जस्ट रिलैक्स और पूरी वीडियो को आप देखो, आपको अच्छे से सारी की सारी बातें समझ में आ जाएंगी इस चैप्टर में। मुझे बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था कि उनके एग्जाम्स हैं इसलिए जल्दी से ये पढ़ा दिया जाए। तो जस्ट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगी। जैसे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो है वो भी आपके एग्जाम में आ रहा होगा। चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2 में मैंने पढ़ाया हुआ है। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल रहा होगा। पार्ट 1 भी पार्ट 2 भी। चैप्टर 1 की जो एक्सरसाइजेज हैं आपकी बुक में और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने करा रखा है। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन तीनों वीडियोस का लिंक मिल रहा होगा, तो आप आराम से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो विद दीज वीडियो लिंक्स, ठीक है। और इस जो चैप्टर मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, इसके अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहे होंगे। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, जो भी रिसोर्सेज चाहिए सब आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा, तो आप आराम से अच्छे तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं एग्जाम्स की, ठीक है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं अबाउट एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स। अब एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर्स पढ़ने से, समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है, फिर तभी हम आगे कुछ समझ पाएंगे। तो बात करी जाए देखो मैटर की, तो हम सबको पता है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो मैटर आप सबको पता है कितने स्टेट्स में होता है, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ SL और G। ये तो हो गया थोड़ा सा बच्चे वाला डिस्क्रिप्शन। अब ज़रा डेफिनेशन में बात करी जाए तो मैटर एक कोई भी चीज़ जिसका खुद का स्पेस हो, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, उसका खुद का कुछ मास हो, एनीथिंग दैट हैज़ मास ऑक्यूपाइज स्पेस, और जिस चीज़ को आप अपने सेंसेस से परसीव कर पाओ, ठीक है। परसीवेबल बाय द सेंसेस, अगर आप अपने सेंसेस से उसको परसीव कर सकते हो, मतलब आप उसको देख सकते हो बाय योर सेंसेस, तो वो एक मैटर होता है, ठीक है। अब कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो मैटर से बना होता है। सबसे पहले आप ये समझो मैटर क्या है। मैटर एक ऐसी चीज़ है जिसकी खुद का स्पेस होता है, जिसको कहीं पे आप रखोगे तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उसका खुद का मास होता है, यानी वेट होता है। वेट और मास अलग है पर आप समझ सकते हो कि वो मास है उसका, ठीक है। परसीव कर सकते हो आप उसको सेंसेस से, मतलब आप या तो उसको देख सकते हो तो आप उसको सुन सकते हो, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ऐसी चीज़ को हम मैटर कह देते हैं। अब मैटर जो है वो क्या बनता है उससे, कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो किससे बना होता है, एनी एंड एवरी सब्सटेंस, कोई भी हो और सारे सब्सटेंसेस जो होते हैं वो मैटर से बने होते हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम बेसिकली बात करते हैं ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर्स क्या हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस ही हैं। सब्सटेंसेस किससे बने होते हैं, आपकी बुक में ऐसा ही एक चार्ट दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे सेम चार्ट बनाया है। सब्सटेंसेस किससे बने होते हैं, मेड ऑफ, और मैटर क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब चलो ज़रा बात करी जाए इसमें। तो जो सब्सटेंसेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्योर सब्सटेंसेस और एक होते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस। अब जितने भी प्योर सब्सटेंसेस होंगे उसमें एक ही टाइप के एटम्स होते हैं। एटम के बारे में हम पढ़ेंगे, आप सिंपल सा ये समझ लो, जो सब्सटेंसेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, प्योर और इम्प्योर। प्योर सब्सटेंसेस और फर्दर डिवाइडेड होते हैं दो टाइप्स में, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। प्योर सब्सटेंसेस फर्दर डिवाइडेड होते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। इम्प्योर सब्सटेंसेस डिवाइडेड होते हैं सिर्फ एक ही कैटेगरी में, दैट इज मिक्सचर्स। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं एलिमेंट्स की, एलिमेंट्स और फर्दर डिवाइडेड होते हैं मेटल्स में, नॉन मेटल्स में। मेटल आपने आज तक सुना होगा, मेटलॉइड्स में और नोबल गैसेस में। सारी की सारी चीज़ें हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं इसी वीडियो में, तो परेशान मत होना कि मैम क्या बात कर रही हैं, ठीक है। देखो, जो प्योर सब्सटेंस होता है वो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में दो टाइप के प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। अब जो एलिमेंट्स होता है वो चार टाइप के होते हैं, मेटल हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है, मेटलॉइड हो सकता है और नोबल गैस, ठीक है। इम्प्योर सब्सटेंसेस में आते हैं मिक्सचर्स।
मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, होमोजीनस और हेट्रोजीनस, वो आप फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे। जो ये चैप्टर है एलिमेंट्स कंपाउंड मिक्सचर्स, ये आप क्लास 8 तक इसी नाम से पढ़ते हो, फिर 9, 10, 11, 12 में भी इस जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो वो आगे काम आते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस, ये बेसिक्स है आपका, ठीक है। अब ज़रा बात करी जाए थोड़े एग्जाम्पल्स की। तो जैसे आपने सुना होगा ये चीज़ आयरन से बनी है, आयरन रॉड है, या ये स्टील्स का है, आयरन है ये, ठीक है। तो ऐसे जो हम बोलते हैं वो होता है मेटल। आयरन इज अ मेटल। सल्फर आपने सुना होगा, वो हो गया नॉन मेटल। मेटलॉइड का एक एग्जाम्पल होता है बोरॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन आपने सुना होगा कहीं ना कहीं। हीलियम एक नोबल गैस है, ठीक है। अब ज़रा एक बात समझो, अगर मैं आयरन और सल्फर को एक कहीं पर रख दूं, आयरन सल्फर दो अलग अलग चीज़ें हैं, राइट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आयरन क्या है, आयरन इज अ मेटल एंड सल्फर इज अ नॉन मेटल, मतलब है दोनों क्या, एलिमेंट्स। अगर मैं आयरन प्लस सल्फर को एज इट इज, मतलब एक जगह आयरन रख दूं, एक जगह उसी, ऐसे लो समझो मैंने एक प्लेट लिया, उसमें मैंने आयरन पार्टिकल्स रख दिए, उसमें मैंने सल्फर के पार्टिकल्स रख दिए, तो वो क्या बन जाएगा, वो मेरा आयरन और सल्फर का मिक्सचर बन जाएगा, क्योंकि मैंने मैकेनिकली अपने हाथों से मिक्स किया है, ठीक है। मैंने किसी भी प्रपोर्शन में डाल दिया, कोई फिक्स तो नहीं था कि इसी प्रपोर्शन में डालना, मतलब इतना सल्फर इतना आयरन, नहीं, मेरा जो मन चाहा मैंने उसमें डाल दिया, ठीक है। वो हो गया एक मिक्सचर। पर यही चीज़ अगर मैं सेम चीज़ करूँ, मैं आयरन लूँ और मैं सल्फर लूँ, लेकिन अगर मैं उसको केमिकली बनाऊँ, केमिकली दोनों को जोड़ूँ, केमिकली दोनों को एक साथ कंबाइन करूँ, और साथ ही साथ एक प्रॉपर अमाउंट का आयरन डालूँ और एक प्रॉपर अमाउंट का सल्फर डालूँ, तो मेरे पास बन जाएगा आयरन सल्फाइड, जो कि एक कंपाउंड है। अब आयरन सल्फाइड से आप हो सकता है कंफ्यूज हो, तो इसलिए हम दूसरे एक एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड तो आप सबने को पता होगा बाय द नेम ऑफ सॉल्ट। नमक खाते हो ना, जो ऐसे खाना होता है उसमें नमक पड़ा होता है, राइट। तो जो सॉल्ट होता है वो किससे बना होता है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, सोडियम प्लस क्लोरीन। ये सब आप आगे पढ़ोगे, मतलब ऐसी अभी ब्रीफ में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सोडियम एक एलिमेंट है, क्लोराइड भी एक एलिमेंट है। अब जब इन दोनों को मैं मिलाती हूँ केमिकली एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में, कुछ अमाउंट का सोडियम, कुछ अमाउंट का क्लोराइन, एक फिक्स्ड अमाउंट का, जब भी सॉल्ट बनता है तो वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सोडियम और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ क्लोरीन डालकर ही बनाया जाता है, ठीक है। तो वो हो गया सॉल्ट। ये आई होप आपको कुछ कुछ समझ में आया होगा। इस स्लाइड में सिवाय इसके कि क्या किस टाइप की चीज़ें होती हैं, आपको कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें आप छोड़ दो, जितना सब मैंने बताने की कोशिश करी। आई जस्ट ट्राइड टू गिव यू एन आइडिया ऑफ द चैप्टर, ठीक है। बाकी आपको इस स्लाइड में सिर्फ 2-3 बातें समझने की ज़रूरत है। पहला, सब्सटेंसेस मैटर से बने होते हैं। 2 टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं, प्योर और इम्प्योर। प्योर सब्सटेंसेस 2 टाइप के होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। इम्प्योर सब्सटेंसेस में आते हैं मिक्सचर्स, ठीक है। अब जो एलिमेंट्स होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, नोबल गैसेस, ठीक है। मिक्सचर्स एज ऑफ नाउ आपके कोर्स में नहीं है, तो मैं नहीं बता रही कौन सा टाइप ऑफ मिक्सचर्स होते हैं, बट सबकी अलग अलग अपने अपने डिविजन्स होते हैं। अब बात करी जाए एलिमेंट की। एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट क्या होता है बेसिकली, देखो इसकी डेफिनेशन यहाँ मैंने पॉइंट्स में लिखी है। एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस, वो एक प्योर सब्सटेंस होता है, आइडेंटिकल एटम से बना होता है, मतलब सेम काइंड ऑफ एटम से बना होता है। उसको आप 2 या 2 से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ नहीं सकते हो। सबसे पहली बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि वो प्योर सब्सटेंस से बना है। अब मैं बात करूँ पॉइंट नंबर 2 की, मेड अप ऑफ आइडेंटिकल एटम्स ओनली। मैंने अभी आपको क्या बताया, आयरन क्या है, आयरन इज अ मेटल, और मेटल क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। तो डेफिनेटली आयरन इज एन एलिमेंट ऑल्सो। अब अगर मैं आपसे कहूँ एटम क्या होता है, ये आप जरा समझने की कोशिश करो। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम जो होता है वो एक एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। वो अपना खुद से अकेले में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, और कैसे दिखा जाता है, उसमें 2 पार्ट होते हैं मेनली, न्यूक्लियस होता है और ऑर्बिट होता है।
न्यूक्लियस की सेंटर, न्यूक्लियस जो होता है वो एटम का सेंटर पार्ट होता है। ये जो इमेज लगी है, ये इमेज पूरी जो है ये एक एटम कहलाती है, ठीक है। अब इसका जो ये सेंटर वाला पार्ट है, दिस इज व्हाट, दिस इज न्यूक्लियस, जिसको मैंने ऑरेंज से भी सर्कल किया, ये न्यूक्लियस है। और इसके अंदर दो टाइप के आपको दिख रहे होंगे पार्टिकल्स हैं, वो एक येलो एक रेड, किसी को कुछ भी मान लेते हैं यहाँ पे क्योंकि कुछ लेबल्ड नहीं है, ठीक है। तो जस्ट आपको समझाने के लिए मैं कह देती हूँ ये दोनों अलग अलग टाइप के हैं। और लेट से जो येलो वाला है वो प्रोटॉन्स हैं, और जो नेगेटिव और जो रेड वाले हैं वो क्या हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। तो ऑब्वियसली बचा एक इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब ये सब चीज़ें आप छोड़ो, सिंपल सा ये समझो, जो बीच में ऑरेंज सर्कल है दैट इज अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, एटम का सेंटर का पार्ट है जिसके अंदर दो टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, मतलब जिस पार्टिकल का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ऊपर मैंने बनाया है साइन, ये देखो जो ये प्लस साइन है, ये इसको पॉजिटिव कहते हैं। और नॉर्मली कभी कभी आप देखोगे आपकी टीचर्स ऐसे लिखेंगी, पार्टिकल्स कैरिंग, ये वाला जो मैंने लिखा है पॉजिटिव VE, ठीक है, चार्ज। तो इस मतलब यही होता है पॉजिटिव चार्ज। जो माइनस है इसको नेगेटिव कहते हैं, और ये होता है नेगेटिव, ऐसे हम नेगेटिव लिखते हैं कभी कभी। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स तो हो गए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, मतलब जिस पार्टिकल में ये वाला चार्ज है वो हो गया पॉजिटिव पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। अब न्यूट्रॉन वो पार्टिकल होता है जिसका कोई चार्ज नहीं होता, मतलब ना तो वो पॉजिटिव है ना तो वो नेगेटिव है, समझ लो जीरो है, कोई चार्ज नहीं उसका। ऑर्बिट्स क्या है, वो न्यूक्लियस में चक्कर लगाते हैं, सराउंड द न्यूक्लियस। ये देखो जो ये है, मैं अभी बनाने की कोशिश कर रही हूँ, जिसको मैंने अभी ब्लैक से सर्कल किया। आई नो इट्स नॉट अप्रोप्रिएट, बट आपको आइडिया मिल गया होगा, ठीक है। सो जो ये ब्लैक वाला पोर्शन है ये हो गया ऑर्बिट। ये तो मैंने इनर वाला बनाया है, जो ये आउटर, जो एक और जो ये मैंने हाफ सा थोड़ा सा बनाया है, ये भी एक ऑर्बिट ही है न्यूक्लियस के सराउंड जो कर रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स भी होते हैं, नेगेटिव वाले भी होते हैं। तो इसमें जो आप ब्लू कलर के देख रहे हो ऑर्बिट में, ये क्या है, ये हो गया इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन्स कौन से पार्टिकल्स हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखना है ये मैं आपको बता देती हूँ ज़रा, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोटॉन्स कौन सा चार्ज कैरी करते हैं, न्यूट्रॉन्स कौन सा चार्ज कैरी करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स। देखो नाम तो आपको खुद ही से याद करना पड़ेगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। उसका चार्ज याद करने का मैं आपको ज़रा सा थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक समझ लो, वो बताने की मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो देखो प्रोटॉन्स कौन से पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिव, P फॉर पॉजिटिव, P फॉर प्रोटॉन्स, अब याद रहेगा आपको, ठीक है। न्यूट्रॉन्स कौन से होते हैं, जिनका कोई चार्ज नहीं होता, N फॉर न्यूट्रॉन्स, N फॉर नो चार्ज। अब बचा कौन सा, नेगेटिव चार्ज का, वो आ गया आपके इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आई होप इससे आपको हेल्प हो याद करने में। तो ये मैंने आपको बता दिया एक एटम क्या होता है। अब आयरन की हम यहाँ पे बात कर रहे थे, जो एक आयरन होता है वो एक एलिमेंट होता है, सिंपल भाषा में बात करी जाए तो वो एक मेटल होता है। इट इज मेड अप ऑफ आयरन, अब क्योंकि एक एलिमेंट है तो वो किससे बना होगा, सेम काइंड ऑफ एटम से। मतलब अगर मैं 3 एटम्स, लेट्स से जो ये मैं सर्कल बना रही हूँ ये एटम्स हैं, तो मैंने यहाँ पे ले लिए 3 आयरन के एटम्स, या लेट्स से मैं थोड़े से और एटम्स ले लेती हूँ, ठीक है। तो अब जो ये एटम्स हैं ये मिलके क्या बना रहे हैं, ये किसके एटम है, पहली बात तो ये बताओ, ये आयरन के एटम्स हुए। क्यों, क्योंकि हम किस सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट आयरन। तो यहाँ पे एक ही टाइप के सारे आइडेंटिकल सेम एटम्स बने हैं। अब अगर यहीं पे मैं I के साथ लगा दूँ, पोटेशियम एक होता है, उसका अगर मैं लेट से K लगा दूँ और यहाँ पे कुछ और K डाल दूँ, तो क्या ये एक एलिमेंट कहलाएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि एलिमेंट में सेम काइंड ऑफ एटम्स ही होते हैं, यानी सारे के सारे आयरन एटम्स ही होंगे। चलो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स मैंने आपको बता रखा है, मेटालिक, नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। अब उसमें थोड़े से बेसिस होता है, मतलब आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो मेटालिक और नॉन मेटालिक एलिमेंट्स के बीच में। जितने भी मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं ना, एलिमेंट्स होते हैं, उनके लश्यर होते हैं, दे हैव लश्यर, मतलब वो शाइन करते हैं। नॉन मेटालिक उसी का ऑपोजिट, वो शाइन नहीं करता है,
गोल्ड जो है ना वो एक मेटल होता है या मेटालिक एलिमेंट कह लो, ठीक है। वो क्या करता है, वो शाइन करता है। और वहीं पे सल्फर जो है वो एक नॉन मेटालिक एलिमेंट है, वो शाइन नहीं करता। जो मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं वो मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल का मतलब उसको आप जब तोड़ोगे, बीट करोगे, जैसे हैमर से उसको मारोगे तो वो एक शीट बन जाएगी। जैसे एल्यूमिनियम का फॉयल आपने देखा होगा, वो कैसे शीट के फॉर्म में होता है ना, फॉयल कैसे होता है, वाई, बिकॉज इट इज़ अ मेटालिक एलिमेंट। वहीं पर नॉन मेटालिक की बात करी जाए तो वो होते हैं नॉन मैलिएबल। सॉरी, यहाँ पे ये कॉलन लगा है नॉन के बाद, ये आप इरेज कर लो, यहाँ पे डैश लगता है, ठीक है। नॉन मैलिएबल होते हैं, उनको आप शीट्स में नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल कार्बन। अब बात करी जाए एक और प्रॉपर्टी की, तो वो डक्टाइल होते हैं। जितने भी मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं मतलब उनको आप वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि कॉपर। और वहीं पर कोई भी नॉन मेटल को आप वायर नहीं बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस नॉन मेटल है और वो नॉन डक्टाइल है। जो इतने भी मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, मतलब उनमें जल्दी से ट्रांसफ़र हो जाता है या जल्दी से वो हीट कंडक्ट कर पाते हैं। वहीं पे जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, सारे के सारे नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब ये मैंने यहाँ पे आपको 4 प्रॉपर्टीज़ बताई, आप जैसे पढ़ोगे यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बढ़ती जाएंगी। दूसरी चीज़, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, आपकी बुक में नहीं दिया इसलिए मैंने नहीं बताया। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं पर आपके कोर्स में नहीं है। स्टिल एक एक्सेप्शन जो कहीं कहीं टीचर्स पढ़ा देती हैं एज एक्स्ट्रा, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी। जैसे कि जितने भी मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं ना, वो रूम टेम्परेचर पे मोस्टली क्या होते हैं, दे आर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, वो सारे के सारे सॉलिड होते हैं। वहीं पे नॉन मेटल्स जो होते हैं वो कोई लिक्विड होता है, कोई गैशियस स्टेट होता है, मोस्टली लिक्विड, गैशियस और कुछ कुछ सॉलिड में भी होते हैं, ठीक है, मतलब उसका कोई फिक्स स्टेट नहीं है। वैसे ही अगर बात करी जाए एक एक्सेप्शन की नॉन मेटल्स में, तो एक एक्सेप्शन आता है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक नॉन मेटल है और एक ऐसा इकलौता नॉन मेटल है जो कि क्या होता है, इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में नॉन मेटल्स लिक्विड नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन इकलौता नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट का होता है, ठीक है। मेटलॉइड्स, नोबल गैसेस के बीच में डिफरेंसेस भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि वो भी एलिमेंट्स का ही पार्ट है। तो क्या होते हैं मेटलॉइड्स, यहाँ पे आपको बेसिकली डेफिनेशन लिखनी है। मेटलॉइड्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल की भी कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की दिखाते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की दिखाते हैं। मतलब जस्ट एन एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक ऐसा एलिमेंट है जो कि लश्चरस भी है, मतलब वो शाइन भी करता है और साथ ही साथ वो पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, तो एक क्वालिटी उसके अंदर किसकी है, मेटल की, शाइन करने की। दूसरी क्वालिटी पुअर कंडक्टर वाली वो किसकी है, नॉन मेटल की, तो वो एक हो गया मेटलॉइड। एग्जाम्पल बोरॉन, सिलिकॉन। आप जैसे से आगे आगे फर्दर क्लास पे जाओगे तो आप सारे के सारे मेटलॉइड्स पढ़ोगे, ठीक है। नोबल गैसेस की डेफिनेशन की बात करिए तो ये अनरिएक्टिव ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो बहुत कम कम अमाउंट में एयर में मौजूद होते हैं और वो इनर्ट होते हैं, मतलब वो अनरिएक्टिव होते हैं, वो रिएक्ट ही नहीं करते हैं। एग्जाम्पल हीलियम, नियॉन, आर्गॉन। और भी होते हैं कुछ नोबल गैसेस, आपके अभी एग्जाम्पल्स के तौर पे इतना ही समझ लो, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन। आपको डेफिनेशन दोनों की पता होनी चाहिए। अब भाई कंपाउंड क्या होता है, मैंने आपको बताया था कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी। सो यस, डेफिनेटली अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स, या यूं कह लो कि मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। मैंने आपको एग्जांपल दिया था सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड। अब मैं ज़रा सबसे पहले आपको ये बता दूँ, सबके अपने अपने सिम्बल्स होते हैं हर एक एलिमेंट के। तो सोडियम का सिंबल होता है Na और क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। आप सोच रहे होंगे मैं बोल क्लोरीड रही हूँ, सॉरी मैं बोल क्लोरीन रही हूँ और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड लिखा है। द रीज़न बीइंग, जब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे सारे जो बेसिकली आप कह सकते हो कुछ जो नॉन मेटल्स होते हैं, उनको जब आप कंबाइन करते हो तो उनका नाम आप चेंज करते हो, मतलब सिर्फ लिखने के पर्पज से ना। आप कंबाइन तो सोडियम में क्लोरीन ही करोगे, बस लिखा उसको क्लोराइड जाता है, ठीक है, वो उसकी स्पेलिंग ऑल्टर हो जाती है। तो सिंपल सी देखो, क्लोरीड का
Cl क्लोरीन, ठीक है। और ये दोनों इसके सिंबल हैं, तो मैं कह सकती हूँ सॉल्ट का सिंबल इज NaCl। इसको साथ में मैं लिख दूँ तो वो बन जाएगा सॉल्ट का फॉर्मूला। ओके, अब इसको साइड में रखते हैं। हम बात कर रहे थे टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स। अब अगर सेम काइंड ऑफ एटम से बना है तो वो एलिमेंट हो गया। एलिमेंट भी प्योर सब्सटेंस है। अब कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस है, तो एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है? एलिमेंट सेम काइंड ऑफ एटम से बना होता है। फॉर एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे लेना चाहूँगी आयरन का, या यूँ लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ सोडियम, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं सोडियम की। इट इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट एंड अ मेटल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ एटम्स बना रही हूँ और सब में तो नहीं लिख पाऊँगी यहाँ पे क्योंकि स्पेस बहुत कम है, बट मेजॉरिटी में मैं लिखने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। ये सारे के सारे सेम काइंड ऑफ एटम से बने हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि सब में Na है, यानी सब के सब सोडियम एटम्स हैं, सेम काइंड ऑफ एटम्स हैं, राइट। अब अगर इसी में मैं कुछ क्लोरीन के एटम्स भी मिला दूँ तो क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। तो एक से ज़्यादा टाइप के एटम्स हो जाएंगे। अभी देखो, सेम काइंड ऑफ एटम्स है, तो ये क्या है? सोडियम है, एक एलिमेंट। बट वहीं पर अगर मैं इसमें क्लोरीन के कुछ एटम्स मिला दूं तो क्या बन जाएगा? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सॉल्ट की। मैं यहाँ पे अब बात करती हूँ। सॉल्ट क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, मैंने आपको बताया NaCl। तो ये सारे के सारे सोडियम एटम्स हम लेंगे। ये सारे के सारे मेरे पास सोडियम एटम्स यहाँ पर आ गए। अब आई वॉन्ट कि मुझे सॉल्ट चाहिए, तो मैं इसमें क्या इंक्लूड करना चाहिए? मुझे इंक्लूड करना है क्लोरीन Cl। तो अगर मैं ऐसे ही कुछ एटम्स इसमें क्लोरीन के मिला दूं तो ये मेरा एक तो बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। दूसरी चीज़, ये इसका जो फॉर्म है एलिमेंट से एक कंपाउंड में तब्दील हो जाएगा। अब वो एक एलिमेंट नहीं बल्कि वो एक कंपाउंड कहलाएगा। वाई? बिकॉज उसमें एक से ज़्यादा टाइप के एटम्स हैं। अब तक क्या था? अब तक एक ही टाइप के एटम्स थे, अब एक से ज़्यादा टाइप के हो गए। यहाँ पे सोडियम एटम्स भी हैं और यहाँ पे क्लोरीन एटम्स भी हैं। नाउ दिस बिकम्स सोडियम क्लोराइड। ये जो यहाँ पे मैंने कंपोजिशन दिखाया, यानी सोडियम एटम्स भी हैं, क्लोरीन एटम्स भी हैं, तो ये बनाते हैं एक कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड होगा इसी टाइप से डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स। इसमें मैं चाहूँ तो 3, 4, 5 और भी एटम्स में उसमें जोड़ सकती हूँ, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट्स भी मैं इसको कह सकती हूँ। क्यों? क्योंकि सोडियम क्या है? एलिमेंट है। क्लोरीन क्या है? एलिमेंट है। तो मैं चाहे तो कहूँ कि एटम्स, चाहे, पर एक बात ध्यान रखना, जब मैं एलिमेंट्स कह रही हूँ तो मैं काइंड नहीं लिखूंगी, पर अगर मैं एटम लिख रही हूँ तो मैं 2 और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स लिखूंगी। अब जो कंपाउंड होता है उसको आप स्मॉलर सिंपलर सब्सटेंसेज में ब्रेक कर सकते हो। देखो, किसी भी चीज़ को सेपरेट करने के 2 मेथड होते हैं, फिजिकल, केमिकल। एलिमेंट को ना तो आप फिजिकल कैसे कर सकते हो, ना ही केमिकल से, बट जो कंपाउंड है उसको आप केमिकली उसको सेपरेट कर सकते हो। उसके जो सब्सटेंसेज हैं, जो उसके कॉम्पोजिशन है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है। चलो अब आगे बात करी जाए मिक्सचर की। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर एक इम्प्योर सब्सटेंस होता है, ऐसा मैंने आपको चार्ट में बताया था। ये बना होता है 2 या 2 से ज़्यादा टाइप ऑफ सब्सटेंसेज से, एलिमेंट्स या कंपाउंड से। मतलब जैसे लेट्स टेक सम एग्जाम्पल, ब्रास। आप आगे पढ़ोगे, ब्रास इज एन एलॉय। इसमें जिंक भी होता है और भी बहुत टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। एक हम एग्जांपल ले सकते हैं, अगेन आयरन एंड सल्फर। वो एक मिक्सचर है क्योंकि उसको मैंने सेम खुद से एक टाइप के एलिमेंट्स नहीं मिला, एक टाइप का नहीं मिलाया है। उसमें आयरन भी है एन एलिमेंट, सल्फर भी है। उसमें मैं चाहूँ तो मैं अगर मिला दूँ, लेट्स से कोई, उसमें मैं चाहूँ तो सोडियम क्लोराइड भी मिला दूँ, तो वो क्या हो गया? एक मिक्सचर हो गया, क्योंकि वो 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस से बना होता है, ठीक है। इसको मैं ब्रेक कर सकती हूँ सिंपलर सब्सटेंसेस में बाय फिजिकल मेथड्स। जैसे कंपाउंड को मैं केमिकली कर सकती हूँ, फिजिकली नहीं कर सकती, वैसे मिक्सचर्स को मैं फिजिकली सेपरेट कर सकती हूँ उसके सब्सटेंसेस को, पर केमिकली नहीं कर सकती। सिंबल्स ऑफ एलिमेंट मैंने आपको ये ऊपर ही बता दिया। एक जो एलिमेंट का सिंबल होता है वो क्या डिनोट करता है? डिनोट्स एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट के एटम को वो डिनोट करता है। वो शॉर्ट फॉर्म या फिर एब्रीविएटेड नाम होता है उसका। मतलब आप कहीं जल्दी में लिख रहे हो
NaCl। आपके पास टाइम नहीं तो आप चाहो तो सोडियम क्लोराइड को NaCl भी लिख सकते हो, क्योंकि उसका शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएटेड नेम है। हर एक एलिमेंट का अलग सिंबल होता है, तो हर एक सिंबल एक दूसरे से डिस्टिंग्विश मतलब डिफ्रेंशिएट हो जाता है। इस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट एलिमेंट ओनली, एक एलिमेंट का जो सिंबल है वो उसी एलिमेंट का ही सिंबल होता है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबल्स की बात करिए तो जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1807 में, यहाँ पे इनकी इमेज लगी है, आपको पहचानना को आ सकता है। तो इनकी इमेज इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सजेस्ट किया कि फिगरेटिव सिंबल्स रख दिए जाएं फॉर एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, हाइड्रोजन की जब बात हो तो ये कर दो, एक सर्कल बना के डॉट कर दो, कार्बन है तो उसके सर्कल को फिल कर दो, ऑक्सीजन है तो सर्कल को खाली रखो, फॉस्फोरस है तो इस तरह से इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है। अब जो जॉन डाल्टन का ये मेथड था, ये इसको डिस्कार्ड कर दिया गया था, इसको हटा दिया गया था, अप्रूव नहीं किया गया था, क्योंकि वो टेडियस था और नॉन प्रैक्टिकल था। मतलब हमारे पास टिल डेट बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए, अब क्या हर एक एलिमेंट का मैं यही निकालती रहूँ, अब और फिर याद करना भी मुश्किल है। फिर आते हैं बर्जीलियस, ये एक और साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1814 में सजेस्ट किया कि जो सिंबल्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने लगो विद दी फर्स्ट लेटर, जो एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल्स कैसे बना दो, फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट। ये इन्होंने पहला मेथड किया था, ठीक है। जिसका मतलब हाइड्रोजन है तो उसका फर्स्ट लेटर H उसका सिंबल हो गया, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, सल्फर का S। अब इस मेथड को अप्रूव किया गया, बट पूरा अप्रूव नहीं किया गया, क्योंकि किसी भी 2 एलिमेंट के सेम फर्स्ट लेटर हो सकते हैं, जैसे कार्बन कैल्शियम C। तो अब दोनों का अगर C तुम रख लोगे तो फिर तुम्हें पता कैसे चलेगा, अगर मैंने कहीं जल्दी में पेपर में C लिख दिया, हाउ विल यू कम टू नो कि वो कार्बन है कि वो कैल्शियम है, राइट? आप नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते हो एट एनी कॉस्ट, ठीक है। सो दैट इज वाई इसको हमने पूरा अप्रूवल नहीं मिला था। सेकेंड, इन्होंने मेथड शेयर किया कि फर्स्ट 2 लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट, मतलब जो एलिमेंट का नाम है उसके पहले 2 लेटर्स, जैसे हीलियम का He, कोबाल्ट का CO। ये मेथड भी पूरा अप्रूव नहीं हुआ, क्योंकि जैसे 2 एलिमेंट्स का सेम फर्स्ट 2 लेटर्स सेम हो सकते हैं, हैव द सेम फर्स्ट 2 लेटर्स, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं कार्बन कैल्शियम, कार्बन का भी Ca निकल के आता है और कैल्शियम का भी Ca निकल के आता है। नो पॉइंट इन टेकिंग दिस मेथड ऑल्सो। फिर तीसरा इन्होंने मेथड दिया, जो कि ये पूरा का पूरा अप्रूव हो गया, जो सिंबल है उसके लैटिन नेम से उसका सिंबल डिराइव करने का, ठीक है। कपरम का Cu, सॉरी कॉपर क्या होता है, उल्टा पढ़ते हैं इसको, जैसे कॉपर है इसका क्या होता है लैटिन नेम, कपरम का फर्स्ट 2 लेटर Cu, उससे डिराइव कर लिया गया। सोडियम का क्या होता है लैटिन नेम, नाट्रम, तो उसका Na ले लिया गया। लीड का लैटिन नेम होता है प्लम्बम, उसका P ले लिया गया, यहाँ का P और यहाँ का B ले लिया गया, मतलब जो उसका लैटिन नाम था उससे डिराइव कर लिया गया सिंबल। मेथड को अप्रूव कर दिया गया, क्योंकि जो सिंबल्स फ्रॉम लैटिन नेम्स उसको बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जाता है। अब मेटल सिंबल और लैटिन नेम जो है ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ कभी कभी एग्जाम्स में ये आते हैं। सो यू शुड नो कि हर एक मेटल का क्या सिंबल है, क्या लैटिन नेम है। एक बार लैटिन नेम याद हो गया तो आराम से सिंबल आप 2-3 बार पढ़ोगे तो वो डेफिनेटली याद हो जाएगा, क्योंकि सिंबल छोटा है, लैटिन नेम मुश्किल होते हैं। चलो देखो, पोटेशियम की बात करी जाए तो पोटेशियम इज कैलियम के, और अगर कोई ऐसा बच्चा जिसको सिंबल आता है लैटिन नेम नहीं आता, और वो भी बहुत आसान चीज़ है। पोटेशियम का आपको के सिंबल पता है, अब इतने बार 2-3 बार जब पढ़ोगे लैटिन नेम तो आपको आराम से दिमाग में ध्यान आ जाएगा कि के से कौन सा लैटिन नेम था। कैलियम, एक लौता कैलियम ही है, आप वहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक है। सोडियम का होता है Na सिंबल, लैटिन नेम नाट्रियम। कैल्शियम का Ca सिंबल होता है और लैटिन नेम कैल्क्स। मैग्नीशियम का होता है Mg और लैटिन नेम इज मैग्नीशिया। एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al एंड लैटिन नेम इज एल्यूमिन। जिंक का सिंबल इज Zn और जो लैटिन नेम है इट इज जिंकेन। आयरन Fe, फेरम। लीड Pb, प्लम्बम। कॉपर Cu, कपरम। मर्क्यूरी का देखो ये याद रखना Hg, हाइड्रोजरम। एक मर्क्यूरी को लीड का थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लीड का देखो Pb आता है, प्लम्बम।
मतलब फर्स्ट 2 या फर्स्ट लेटर नहीं लिया गया, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। मर्क्यूरी का Hg, हाइड्राजेरम, H कहीं का लिया गया, G कहीं का लिया गया, ठीक है। सिल्वर Ag, अर्जेंटम। अब जो बच्चे होते हैं वो सिल्वर और गोल्ड में कंफ्यूज होते हैं, एक का Ag एक का Au। व्हाट यू कैन रिमेंबर इज, या तो आप उसके लैटिन नेम से याद कर लो, अर्जेंटम Ag, गोल्ड का ऑरम Au। और या फिर एक छोटी सी ट्रिक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, मतलब आप चाहो तो आप अपनी बना लो, इट्स जस्ट समथिंग आई यूज टू रिमेंबर इट। अगर आपको गोल्ड का सिंबल याद करना है, सर ये उसकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। G फॉर गोल्ड और U फॉर आप कुछ भी कर लो, या यूं कर एक एग्जाम होता है UG, काफ़ी सारे एग्जाम्स होते हैं जो होते हैं UG यानी अंडर ग्रेजुएट। गोल्ड का फर्स्ट G और सिंबल का लास्ट U, ऐसे याद कर लो, गोल्ड से UG, G आपका ये हो गया और U वो हो गया। और ऐसे नहीं करना है तो देयर इज अनदर मेथड, मतलब आप कुछ भी खुद से सोच के बना सकते हो। से G हो गया, इट कम्स बिफोर, तो उसका जो सिंबल होगा वो बाद का होगा काफ़ी, AU हो गया, ठीक है। या यूं कर लो सिंपल सा कि जो G है, G फॉर गोल्ड, उसका जो सिंबल है वो G से ख़त्म नहीं होगा क्योंकि उसके पास खुद एक G है, ठीक है। चलो प्लैटिनम का PT, और इसका प्लैटिनम एक ऐसा है जिसका लैटिन नेम नहीं है, ठीक है। नॉन मेटल्स की बात करी जाए तो इसका सिंबल होता है H, सिंबल याद कर लो, और उसका जो रूम टेम्परेचर है, जैसे मैंने आपको बताया था ब्रोमीन एक लौता है जिसका जो लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर, तो बस ये एक एक्सेप्शन है, इसको अलग से पढ़ना पड़ेगा, बाकी सबका सारा सेम है। हाइड्रोजन H, और सारे स्टेट गैसेस है तो वो मैं नहीं बोल रही हूँ बार बार, ठीक है। नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन O, F, फ्लोरीन का F, क्लोरीन का Cl, आयोडीन I, कार्बन C, सल्फर S, सिलिकॉन Si, फॉस्फोरस P। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये एलिमेंट्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हाईली रिएक्टिव हैलोजेंस हैं। अभी सिर्फ इतना पढ़ लो कि वो हैलोजन है, हैलोजन क्या होता है, इस सब की डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, नोबल गैस की बात करिए तो सारी नोबल गैसेस गैसियस स्टेट में ही होती हैं, ऑब्वियसली जब वो गैस है तो वो गैसियस स्टेट में ही होगी, इट्स कॉमन सेंस थिंग। चलो हीलियम की बात करी जाए तो हीलियम He, नियॉन Ne, आर्गॉन Ar, क्रिप्टॉन Kr, जिनॉन Xe, रेडॉन Rn, ठीक है। बाकी सबके फर्स्ट 2 लेटर से लिया गया, क्रिप्टॉन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्रिप्टॉन का नहीं, रेडॉन का Rn, बाकी सब फर्स्ट से ही लिया गया है, ठीक है। नीड फॉर पीरियोडिक टेबल, अब एक पीरियोडिक टेबल होती है, इसकी ज़रूरत क्या हुई पहले तो ये समझो। Systematic need for the classification of elements arose when scientists recognized the necessity to arrange all known elements. साइंटिस्ट को जब वो कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे थे, बल्कि यूँ समझ लो कि वो ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको ये ज़रूरत थी, उनका नीड क्या था कि उनको सारे जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर करे जा चुके हैं उनको एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है। अरेंज कैसे किया जाए, तो उसको एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज करना था, और उस ज़रूरत को फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की जो क्लासिफिकेशन था उसके लिए एक सिस्टमैटिक नीड थी उनको कि एक सिस्टमैटिक वे में सारे जो एलिमेंट्स डिस्कवर किए जा चुके हैं उनको अरेंज करें। तो उस नीड को पूरा किया एक पीरियोडिक टेबल ने, ठीक है। दिस अरेंजमेंट वाज अकम्प्लिश्ड थ्रू द क्रिएशन ऑफ अ टेबल, जो अरेंजमेंट इनको चाहिए था, जो एक यूँ कह लो सिस्टमैटिक नीड थी, वो उनकी ऐसे पूरी करी गई थ्रू द क्रिएशन ऑफ अ टेबल, जिसको पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो ये आज तक यूज़ होती है। एज ऑफ नाउ टोटल ऑफ 118 एलिमेंट्स डिस्कवर किए जा चुके हैं। पीरियोडिक टेबल की अब देखो डेफिनेशन पढ़ लो। पीरियोडिक टेबल इज अ टेबल इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर इक्वल इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। सिंपल सी बात, पीरियोडिक टेबल एक ऐसी टेबल है जिसमें एलिमेंट्स अरेंज होते हैं उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जो ये लास्ट है इसको भूल जाओ, इसको काट देते हैं, ठीक है। सिंपल सी जो डेफिनेशन इतनी सी है, यही आपको याद करनी है। एक ऐसी टेबल जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वो एक पीरियोडिक टेबल है। ये दूसरी डेफिनेशन है एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर मैंने आपको बताया क्या होता है, लेट्स स्टडी अबाउट इट नाउ। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एलिमेंट में सेम ही होते हैं, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के आटम में सेम होते हैं।
तो एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट वो नंबर होता है, मतलब किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन है वो उसका एटॉमिक नंबर हो गया, जितने इलेक्ट्रॉन है वो भी उसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम जो है उसका इलेक्ट्रॉन, उसके एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसलिए उसको पीरियोडिक टेबल में पहले नंबर पर रखा जाता है। ऐसे ही होता है हीलियम, उसका जो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 2 होता, इसलिए एटॉमिक नंबर 2 होता है, और क्योंकि एटॉमिक नंबर 2 होता है इसलिए वो पीरियोडिक टेबल में सेकंड रखा जाता है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स की बात करी जाए तो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट या डिफरेंट एटम्स के जो डिफरेंट एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट हो या फिर डिफरेंट एलिमेंट हो, उसके जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। अगर सेम एलिमेंट के एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट के अगर एटम्स कंबाइन हुए हैं तो उसी मॉलिक्यूल, उसी एलिमेंट का एक एटम बन जाएगा। और वहीं पे अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के हुए हैं तो देखो, अगर सेम एलिमेंट के एटम्स हैं तो मॉलिक्यूल ऑफ दैट एलिमेंट बनेगा, अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हुए हैं तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ठीक है, क्योंकि कंपाउंड ही तो होता है जो डिफरेंट एलिमेंट से बना होता है या डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम से बना होता है, तो वो हो गया एक कंपाउंड का मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल वाटर, जैसे वाटर को क्या लिखते हैं, H2O, उसमें हाइड्रोजन एटम्स भी होता है, उसमें ऑक्सीजन एटम भी होता है। अब क्योंकि हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, अब हाइड्रोजन H2O का मतलब है 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन हुए ऑक्सीजन के साथ। तो जब ऐसा होता है कि H+H+O, दिस रिजल्ट्स इन वाटर का एक मॉलिक्यूल, ये जो है इससे एक वाटर का मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। एटॉमिसिटी इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट, एक एलिमेंट के मॉलिक्यूल में, एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं उससे पता चलता है कि उसकी एटॉमिसिटी क्या है। चलो भाई आगे बात करते हैं। अब हम नाउ लेट्स टॉक अबाउट डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्स। हम यहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं जिनके एक मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी 2 होती है। अभी आपको एग्जांपल पता चलेगा, जैसे सॉरी यहाँ पे लैटिन नेम लिखा है, यहाँ पे लिखना था एटॉमिसिटी, इट्स अ टाइपिंग एरर, मैं चेंज कर देती हूँ। चलो हाइड्रोजन की बात करी जाए तो इसका एटॉमिसिटी 2 होता है क्योंकि, और इस वजह से इसका सिंबल H2 होता है। नाइट्रोजन का N2 होता है, एटॉमिसिटी 2। ऑक्सीजन O2 सिंबल 2, एटॉमिसिटी 2। क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2, ठीक है, आयोडीन I2, ठीक है, इस तरह से हो गया। अब ट्राइएटॉमिक पॉलीएटॉमिक की बात करी जाए, एक ऐसा जहाँ पे देखो एटॉमिसिटी, अगर किसी मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी है 3 तो वो हो गया ट्राइएटॉमिक, और अगर उसकी एटॉमिसिटी है 3 से ज़्यादा यानी 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी इस टाइप से, तो वो होता है एक पॉलीएटॉमिक, ठीक है। देखो जैसे ओजोन की बात करी जाए, ओजोन का सिंबल होता है O3, एटॉमिसिटी 3, यहाँ पे फिर से लैटिन नेम लिखा है, इट्स एटॉमिसिटी, ठीक है। चलो अब सल्फर की बात करी जाए, इसका होता है S8 सिंबल होता है। से एक बात ध्यान रखना, अगर मुझे पता नहीं आपने नोटिस किया नहीं, जो एटॉमिसिटी होती है वो नीचे इस टाइप से लिखी जाती है, S8 इसकी एटॉमिसिटी हो गया 8। फॉस्फोरस P4 एटॉमिसिटी 4, ठीक है। कंपाउंड मैंने आपको ऊपर बताई थी डेफिनेशन, अगेन बस रिपीट कर रही हूँ। इट्स अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 combined chemically, पॉइंट 4 in a fixed proportion, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स, कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक की बात करी जाए तो एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड आर प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रपोर्शन, एक कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक डेफिनेट प्रपोर्शन में होते हैं, यानी 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन मिलके क्या बनाते हैं, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। क्यों ऐसा होता है, टू गिव 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अ कंपाउंड। आपको पता है कि नहीं, आई डो नॉट नो, बट वाटर इज अ कंपाउंड, H2O हम लिखते हैं, जिसका मतलब हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग, हमारे पास 2 H है यानी 2 हाइड्रोजन एटम्स है, 1 ऑक्सीजन एटम्स है। तो जब भी ऐसा होता है कि 2 और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स आर कंबाइंड केमिकली इन अ फिक्स प्रपोर्शन, देखो ये फिक्स प्रपोर्शन नहीं, तो जब भी वाटर लिखोगे कहीं पर भी लिखोगे हमेशा H2O ही लिखोगे, H3H4O नहीं लिखा जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पे ये वाटर का फॉर्मूला है और इट्स H2O। एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड आर प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इतनी सी एक ये कैरेक्टरिस्टिक है। सेकेंड बात कीजिए, कंपाउंड्स हैव अ डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, मतलब द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, कंपाउंड जो वाटर है उसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स एलिमेंट्स। देखो जो वाटर है वो किससे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम से, लेकिन हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग है, ऑक्सीजन की अलग है, और जब वो ऑल टुगेदर मिल के जब वो ये बना रहे हैं H2O, तो जो प्रॉपर्टी बन के निकलेगी वो एकदम ही अलग होगी, वो सेम नहीं होगी, इट विल बी डिफरेंट। हाइड्रोजन की अलग, ऑक्सीजन की अलग, और H2O की एकदम ही डिफरेंट होगी, ठीक है। एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड को आप सेपरेट नहीं कर सकते हो फिजिकल मेथड से, उसको केमिकली सेपरेट कर सकते हो बस। इन द कंपाउंड आयरन सल्फाइड FeS जिसको हम लिखते हैं, आयरन कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स कंपाउंड, आयरन को आप उसके कंपाउंड से सेपरेट ही नहीं कर सकते आयरन सल्फाइड के, यूजिंग अ मैग्नेट। और वहीं पर अगर मैं रख दूँ आयरन और सल्फर का मिक्सचर, आयरन सल्फाइड की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आयरन सल्फाइड किससे बना है, आयरन और सल्फर से, आयरन और सल्फर का मिक्सचर किससे बना है, आयरन और सल्फर से। फर्क इतना है, एक जगह पे वो केमिकली है कंबाइन किया गया, एक जगह मैकेनिकली किया गया, एक जगह फिक्स प्रपोर्शन में और दूसरी जगह पे किसी भी रैंडम प्रपोर्शन में। अब देखो अगर मैं रख दूं आयरन और सल्फर का मिक्सचर, इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ आयरन प्लस सल्फर। अब इसके मिक्सचर को अगर मैं रख दूं तो जो आयरन है वो एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो वो आयरन मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगा, पर आयरन सल्फाइड में आप आयरन को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। तो ये एक फिजिकल मेथड होता है मैग्नेटिक सेपरेशन, जिसको कहते हैं कि मैग्नेट से आपने अट्रैक्ट करके एक सब्सटेंस को, एक पार्टिकल को, एक एलिमेंट को हटा लिया। दैट्स नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ कंपाउंड्स। कंपैरिजन बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स क्या होता है, एलिमेंट्स जो होते हैं सेम वन काइंड ऑफ एटम से बने होते हैं, कंपाउंड्स जो होते हैं 2 और मोर काइंड्स ऑफ एटम से बने होते हैं। एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एनी मेथड, बी इट फिजिकल और केमिकल। फिजिकल केमिकल किसी भी मेथड से आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते। कंपाउंड्स में आप केमिकल मेथड से ब्रेक डाउन कर सकते हो। प्रॉपर्टीज जो होती हैं किसी भी कंपाउंड की उसके एलिमेंट से अलग होती है, वहीं पर हर एक एलिमेंट की अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है। अब एक टॉपिक आता है केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंपाउंड। जब किसी कंपाउंड को, देखो हर एक एलिमेंट का एक सिंबल होता है। अब जब कंपाउंड को सिंबल के थ्रू मैं रिप्रेजेंट करती हूँ तो उसको कहा जाता है केमिकल फॉर्मूला। डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत बार देखा गया है कि केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए। उसको आपको पता होना चाहिए कि उसका सिंबल क्या है जिसके एलिमेंट्स का, और उस एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है विद हाइड्रोजन सिंबल, और वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए। देखो अब एक बात यहाँ पे रह जाती है, इट डिनोट्स इन अ कंपाउंड। जो एक केमिकल फॉर्मूला होता है वो कंपाउंड में डिनोट करता है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट, मतलब एक एलिमेंट के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं उस कंपाउंड में। अब बात करी जाए वैलेंसी की, सिंबल आपको पता है, नो नीड फॉर एक्सप्लेनेशन। जैसे एग्जाम्पल ले लो सोडियम क्लोराइड का Na, वो उसका सिंबल हो गया सोडियम का, और एंड करके लिख देते हैं क्लोरीन का Cl। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद हाइड्रोजन। किसी भी एलिमेंट को अगर मुझे हाइड्रोजन से या किसी भी एलिमेंट से जोड़ना है, उसकी कंबाइनिंग की कैपेसिटी होती है, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता। जैसे इन केस ऑफ H2O बात करी जाए तो ऑक्सीजन जो है वो, ऑक्सीजन कितने एटम से कंबाइन कर रहा है ऑफ हाइड्रोजन, 2 एटम्स, तो वैलेंसी कितनी हो गई ऑक्सीजन की, 2। वाई? बिकॉज 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन combines with 2 atoms of hydrogen. Elements thus have different combining capacities. 1 atom of chlorine combines with 1 atom of hydrogen. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं of an example as HCl. यहाँ पे हम किस एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, HCl। ये एक कंपाउंड होता है हाइड्रोजन क्लोराइड। अब यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं लिखा है उसका मतलब 1 नहीं लिखते आप कभी भी, ठीक है, इसका मतलब उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, दोनों की 1 है। यहाँ पे क्लोरीन जो है उसकी वैलेंसी क्या हुई, 1 हुई। वाई? क्योंकि वो किससे कंबाइन कर रहा है, वो 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन से वो कंबाइन कर रहा है, इसलिए 1 atom of hydrogen combines with 1 atom of 1 atom of chlorine combines with 1 atom of hydrogen.
लेकिन H2O के केस में बात करी जाए, लेट मी राइट इट डाउन, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इज कंबाइनिंग विद 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, जिसका मतलब ऑक्सीजन हैज ट्वाइस द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ क्लोरीन विद हाइड्रोजन। वैलेंसी ऑफ, सिंपल सी बात, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज ट्वाइस एज दैट ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का 1 है, ऑक्सीजन का 2 है, 1 2 2, ठीक है, वो ट्वाइस है उसकी, ठीक है। कंबाइनिंग कैपेसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड इट्स वैलेंसी। किसी भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कितना कंबाइन कर रहा है, या आपके कोर्स में भी सिर्फ हाइड्रोजन का है, ठीक है, तो एक एलिमेंट हाइड्रोजन के कितने एटम से कंबाइन कर पा रहा है, उसकी कैपेसिटी क्या, लिमिट क्या है, उसको कहते हैं वैलेंसी। वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज 1 एंड द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2। क्यों है ऐसा, ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन डू गिव इट अ थम्स अप, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना हो, एनी सब्जेक्ट ऑफ क्लास 6 जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। आई ट्राई टू मेक अ वीडियो एज सून एज पॉसिबल। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मुझे पता चला कि बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्स होने वाले हैं, मिड टर्म्स एंड ऑल, सो ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी डाउट हो आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड जितनी भी रिसोर्सेज आपको अगर कोई चाहिए, केमिस्ट्री चैप्टर 1, पार्ट 1, पार्ट 2 और उसके एक्सरसाइजेस वगैरह, तो आप मुझे आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा। साथ ही साथ जो नोट्स हैं इस चैप्टर के, जिससे मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया, ये भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आई विल मेक श्योर कि जितने भी करेक्शंस थे वो उसमें रिपीट ना हो, ठीक है। That's all for this video. Bye and take care. I'll see you soon in my next video.